लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख माई पेशेंट वॉज डाइंग, हिज वाइफ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। इसमें एक आईसीयू डॉक्टर अपने अनुभव के जरिए ये बताने की कोशिश करता है कि अस्पतालों में जिन मरीजों या उनके परिजनों को हम अक्सर डिफिकल्ट यानी मुश्किल कह देते हैं, वो असल में कैसे गहरे डर, असहायता और प्रेम से जूझ रहे लोग होते हैं। लेख की शुरुआत एक ऐसे मरीज से होती है जो आखिरी सांसों की ओर बढ़ रहा है। लीवर कैंसर ने उसके शरीर के अंगों को जवाब दे दिया है। डॉक्टर बार बार उसकी पत्नी को समझा रहे हैं कि अब इलाज संभव नहीं है, लेकिन पत्नी ये सच मानने को तैयार नहीं। वो हर दिन नए इलाज, ट्रांसफ्यूजन और उम्मीद की मांग करती है, जैसे अगर वो ढीली पड़ी तो पति को मरने देगी। लेख बताता है कि मेडिकल दुनिया में डिफिकल्ट फैमिली शब्द अक्सर उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो डॉक्टरों से सवाल पूछते हैं, फैसलों को चुनौती देते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। जो परिवार डॉक्टर की बात मान लेते हैं उन्हें लवली कहा जाता है। लेकिन लेखक सवाल उठाता है, क्या ये लेबल वाकई सही है? क्या हम किसी को इसलिए मुश्किल कह देते हैं क्योंकि वो हमारी असहजता बढ़ा रहा है? असल में ये परिवार ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने सबसे कठोर सच्चाई खड़ी होती है, अपनों को खोने की, और उनके पास इसे संभालने का कोई आसान तरीका नहीं होता। डॉक्टर स्वीकार करता है कि ऐसे परिजन गुस्सैल, थकाने वाले और भावनात्मक रूप से कठिन हो सकते हैं, लेकिन वो ये भी समझता है कि गुस्सा अक्सर प्यार और जिम्मेदारी से जन्म लेता है। मरीज की पत्नी अकेले हफ्तों से फैसले ले रही है, बच्चों की चिंता कर रही थी और हर हाल में अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही थी। जब डॉक्टर ने पहली बार उसे कहा कि वो एक बेहतरीन जीवन साथी और एडवोकेट रही है, तब जाकर उसका बचाव का कर्ज थोड़ा ढीला पड़ा। लेख का सबसे अहम संदेश यही है कि स्वास्थ्यकर्मी और समाज दोनों को ये समझने की जरूरत है कि डिफिकल्ट लोग अक्सर बुरे नहीं होते, वो बस टूटे हुए होते हैं। डॉक्टर का कहना है कि आईसीयू की सबसे बड़ी सीख ये नहीं कि लोग संकट में कितने महान बन सकते हैं, बल्कि ये है कि वो कितने डरे हुए, नाराज और असुंदर भी हो सकते हैं, और फिर भी इंसान ही रहते हैं। आखिर में वही पत्नी जिसने आखिर तक सच मानने से इनकार किया था, पति के पास बैठी रही और अंत में उसे शांति से जाने का फैसला दिया। कुल मिलाकर ये लेख डॉक्टरों और समाज दोनों से ये कहता है कि मरते हुए मरीजों और उनके परिवारों को जज करने से पहले थोड़ा ठहरे। कई बार मुश्किल व्यवहार दरअसल प्यार, भय और लाचार उम्मीद की आखिरी भाषा होता है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख रीडिंग वॉज द की टू ब्रेकिंग थ्रू द फोग ऑफ माई पेरेंट्स डिमेंशिया। इसमें लेखिका अपने माता पिता की डिमेंशिया से जुड़ी बीमारी के एक अनुभव के जरिए एक बेहद मानवीय और संवेदनशील बात कहती है। वो बताती है कि उनकी माँ जो पत्रकार थी और उनके पिता जो मशहूर फुटबॉल लेखक थे, दोनों धीरे धीरे डिमेंशिया की चपेट में आ गए। बाहर से देखने वालों को वो अक्सर खाली या दुनिया से कटे हुए लगते थे, लेकिन लेखिका का अनुभव है कहता है ये धारणा अधूरी और कई बार गलत होती है। जब वो अपने माता पिता को जोर से किताबें, कविताएं और कहानियां पढ़कर सुनाने लगी, तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। बीमारी के बावजूद उनके दिमाग के कई हिस्से पूरी तरह सक्रिय थे। वो कहानी समझते थे, शब्दों के अर्थ जानते थे, यहाँ तक कि पढ़ने के क्रम में हुई गलती भी पकड़ लेते थे। लेख ये दिखाता है कि डिमेंशिया में अक्सर समस्या समझने की नहीं, बल्कि संवाद शुरू करने की क्षमता के खो जाने की होती है। लेखिका बताती है उनके पिता खुद ये कह भी नहीं पाते थे कि वो सुनना चाहते हैं, लेकिन जब कोई पहल करता, सवाल पूछता या पढ़कर सुनाता तो वो जुड़ जाते थे। यही अनुभव उनकी माँ के साथ भी रहा। इसका मतलब ये है कि चुप्पी को अंदर से खाली मान लेना बड़ी भूल हो सकती है। लेख में इयान मैक्विन जैसे लेखकों के असिस्टिक डाइंग पर विचारों का संदर्भ देते हुए लेखिका सवाल उठाती है, क्या हम बहुत जल्दी ये मान लेते हैं कि डिमेंशिया से जूझ रहा इंसान जीते जी मर चुका है? लेखिका शोध और अनुभव के आधार पर कहती है कि पढ़कर सुनाना
सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं बल्कि दिमाग तक पहुंचने का एक पुल है। द रीडर जैसी संस्थाओं और यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के अध्ययनों का हवाला देते हुए बताया गया है कि रीडिंग अलाउंड से डिमेंशिया के लक्षणों की तीव्रता कम हो सकती है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। लेख का साफ संदेश है, जब तक शरीर जीवित है तब तक संबंध, आनंद और संवाद की संभावना बनी रहती है। इसलिए डिमेंशिया से जूझ रहे लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य, संवेदना और ये कोशिश कि उससे जुड़ने का कोई ना कोई रास्ता खोजा जाए। डॉन में प्रकाशित लेख सब्सिडाइज्ड रिलीफ में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार द्वारा उद्योग जगत के लिए घोषित राहत पैकेज का आकलन किया गया है। लेख मानता है कि ऊंची बिजली कीमतों, महंगे कर्ज और भारी टैक्स बोझ से जूझ रहे उद्योगों के लिए ये राहत एक जरूरी कदम थी। बिजली की दरों में कटौती, व्हीलिंग चार्ज कम करना और एक्सपोर्ट रिफाइनेंस रास्ता करना, ये सब ऐसे फैसले हैं जिनसे उत्पादन लागत घटेगी और निर्यातकों को कुछ सांस मिलेगी। खासकर उस समय जब वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है और भारत EU की फ्री ट्रेड डील से पाकिस्तान की निर्यात बढ़त को चुनौती मिल रही है। लेकिन लेख साथ ही सवाल भी उठाता है कि राहत पैकेज का कुल वित्तीय बोझ कितना होगा, सरकार इसकी भरपाई कैसे करेगी और क्या इसका भार दूसरे उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा। इन सवालों के जवाब साफ नहीं हैं। स्टेट बैंक द्वारा बैंकों के लिए कैश रिजर्व कम करने के फैसले के साथ मिलकर ये संकेत जरूर मिलता है कि सरकार अब स्थिरता से विकास की ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन ये रास्ता जोखिम भरा भी है। लेख इस बात पर भी ध्यान दिलाता है कि सरकार के भीतर से ही विरोधाभासी संदेश आ रहे हैं। एक और उद्योग को राहत दी जा रही है, दूसरी ओर टैक्स विभाग विदेशी निवेशकों को सुपर टैक्स के नोटिस भेज रहा है। इससे साफ होता है कि सब्सिडी निवेश और निर्यात की बुनियादी समस्याओं का विकल्प नहीं बन सकती। लेख कहता है कि सस्ती ऊर्जा, आसान कर्ज या निर्यातकों को प्रतीकात्मक सुविधाएं देना तात्कालिक राहत तो दे सकता है, लेकिन इससे कम उत्पादकता, अनिश्चित नियम, ऊंचे टैक्स और कमजोर गवर्नेंस जैसी गहरी समस्याएं हल नहीं होंगी। कुल मिलाकर डॉन का यह लेख ये चेतावनी देता है कि पाकिस्तान की आर्थिक चुनौती सब्सिडी से नहीं बल्कि गहरे और टिकाऊ सुधारों से हल होगी। अगर सरकार बिना ठोस सुधारों के सिर्फ राहत बांटती रही तो इससे ना तो निर्यात बढ़ेगा और ना ही निवेश आएगा। उल्टे देश की नाजुक आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.